स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है और आज से हम स्टार्ट करेंगे ऑडिट। आज ऑडिट के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 है, स्टार्ट करेंगे सर। आज हम 10 MCQ देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है सत्य कथन पहचानिए। पहले में लिखा है लेखा कर्म का व्यवहारिक भाग पुस्तपालन कहलाता है। इनका कहना है कि जो अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल पार्ट होता है उसे बुक कीपिंग कहते हैं। दूसरे में लिखा है लेखाक्रम का सैद्धांतिक भाग लेखा शास्त्र कहलाता है, कि भाई जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसे अपन अकाउंटिंग कहते हैं। और तीसरे में लिखा है कि लेखाक्रम का जो आलोचनात्मक भाग है, जो क्रिटिकल पार्ट है, वो ऑडिटिंग कहलाता है। और चौथे में लिखा है क्या ये सारे कथन सत्य हैं। तो बिल्कुल सर, ये चारों के चारों कथन, ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। अब आप यूँ समझिए, अकाउंट्स में आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकली आप बुक्स मेंटेन करते हैं, आप जनरल बनाते हैं, सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं जिनको सहायक पुस्तकें बोलते हैं, खतौनी करते हैं। तो जो उसका प्रैक्टिकल पार्ट है वो होता है बुक कीपिंग, ठीक है। उसके बाद आप नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, अपनी लाभ हानि की गणना करते हैं, कौन सी आइटमें एक्सपेंस मानी जाए, कौन सी इनकम मानी जाए, किन को असेट माना जाए, किन को लाइबिलिटीज बनाया जाए, इसकी थ्योरी को आप समझते हुए अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो वो जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपका अकाउंटिंग कहलाता है। और उसके बाद जब अकाउंट्स की जांच होती है, भाई अकाउंट्स बनाने वाले ने बना दिए, लेकिन उसके बाद उसकी जो जांच होती है उसका एक आलोचनात्मक परीक्षण होता है, उसका जो क्रिटिकल रिव्यू होता है उसे ऑडिटिंग कहते हैं, जिसमें ऑडिटर ये ओपिनियन देता है कि भाई उसके हिसाब से सारे अकाउंट सही रखे हैं या नहीं, सारे अकाउंट्स गैप्स को फॉलो करते हैं या नहीं। गैप्स का मतलब होता है कि भाई जो आपके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं या नहीं। तो उसकी एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन होती है, तो वो ऑडिटिंग पार्ट है। तो ये सारे के सारे कथन सत्य हैं। ये मिलान के अंदर भी आ सकता है। एक तरफ वो लिख देगा प्रैक्टिकल पार्ट, फिर आपको मिलाना पड़ेगा बुक कीपिंग से। एक तरफ लिखा होगा थ्योरेटिकल पार्ट, उसे आपको मिलाना होगा अकाउंटिंग से। एक तरफ लिखा होगा आपका क्रिटिकल पार्ट, उसको आपको मिलाना होगा ऑडिटिंग से, ठीक है सर। तो ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अब इसमें इन्होंने 4 पेयर दिए हैं, 4 में से कौन सा गलत है का इसका ये भी मतलब होता है कि 3 सही हैं। तो अब आप पहचानिए। कहता है कि डबल एंट्री सिस्टम का जन्म 1494 ईस्वी में आफ्टर डेथ ऑफ ईसा मसीह 1494 सन में हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है। अपन जानते हैं कि इटली के अंदर लूका पैसियोली जो डबल एंट्री सिस्टम के फादर माने जाते हैं, 1494 ही वो वर्ष था। भारत में कंपनी खातों का अंकेक्षण अनिवार्य हुआ था 1914 में। तो सुनने में एक बार क्या लगता है, गलत है कि सर अभी तो वो कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। भले अभी कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा हो, लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कि उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 भी था, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1913 भी था। और जो कंपनीज एक्ट 1913 था उसके अंदर पहली बार कहा गया था कि भाई इंडियन कंपनीज को ऑडिट कंपलसरी करानी पड़ेगी, और वो 1914 से लागू हो गया था। तो ये जो 1914 से लागू होना है ये भी बिल्कुल सही है। भारत का चार्टेड अकाउंटेंसी अधिनियम सन 1949 ईस्वी में बना, बिल्कुल सही है। आज़ादी के बाद भारत में लगा कि लेखे रखने के लिए एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए। उससे पहले भी संस्थाएं थी, लेकिन एक स्वतंत्र संस्थान की ज़रूरत महसूस हुई और चार्टेड अकाउंटेंसी एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 1949 ईस्वी में। ये भी बिल्कुल सही है। इंग्लैंड का चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम 1980 ईस्वी में आया, ये गलत है। इसमें 100 साल का डिफरेंस है, मतलब ये 1880 में ही आ गया था। तो बस यही कि आपको याद है या नहीं। देखा जाए तो इस एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है और वो ऐसे ही पूछता भी है। 1980 में आया था इंग्लैंड का चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम, ये गलत है। इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए था 11 मई 1880 को, यानी इंडिया के चार्टेड अकाउंटेंसी से कई साल पहले, लगभग 70 साल पहले या 69 ईयर्स पहले वहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंसी एक्ट पास हो चुका है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन, ओडीरे शब्द का अर्थ क्या है। लिखना, देखना, बोलना या सुनना। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं क्या सर? सर बिल्कुल आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन टफ या उल्टे पुल्टे फेंके जाते हैं, कई बार बहुत बेसिक और सरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको शब्द पता है कि जो ऑडिट शब्द है उसकी उत्पत्ति ऑडायरे शब्द से या ऑडीरे शब्द से हुई है, और ऑडीरे शब्द का अर्थ होता है सुनना। सुनना क्यों होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन में समझाता हूँ। सुनना, ठीक है सर, द इसका आंसर है, यस। अब ये कहता है कि
बेसिकली आप पूरा सुनिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अंकेक्षण का जो अंग्रेजी शब्द है वो है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग आया है लैटिन भाषा। अब याद रखने के लिए बहुत सारे पॉइंट है कि ऑडिटिंग के लिए जो शब्द आया है ऑडिरे, वो कौन सी भाषा से आया है, वो लैटिन भाषा से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है सुनना। अब सुनना क्यों अर्थ है, कहता है प्राचीन काल में मिस्र, यूनान और रोम जो साम्राज्य थे, वहाँ पे क्या होता था, जो गवर्नमेंट अकाउंट्स रखे जाते थे, उस गवर्नमेंट अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए अच्छे और चतुर लेखापालकों की नियुक्ति करती थी। फिर वो लेखापालक क्या करता था, वो एक हिसाब किताब का एक न्याय अधिकारी होता था, उसको हिसाब किताब पढ़ के सुनाते थे, और वो जो अधिकारी था वो सुन के ही जजमेंट दिया करता था। यानी जो लेखापाल थे वो उनको हिसाब सुनाते थे, वो सुनते थे, अपने हिसाब से फिर जजमेंट देते थे, और इस सुनने की क्रिया को ही अंकेक्षण का उद्गम स्थल माना गया है। और बड़े बड़े जो पैसे वाले और जागीरदार लोग होते थे उनमें भी ये प्रचलित थे। मतलब साम्राज्यों में तो राजकोष के लेखांकन में प्रथा प्रचलित थी ही थी। वहाँ पे जो पैसे वाले थे वहाँ पे भी वो सुना करते थे। लिखने वाले ने लिख लिया, उसके बाद एग्जामिन करने वाला सुन के एग्जामिन करता था, ठीक है, सुनता था वो। तो इसीलिए वहाँ से जो शब्द आया वो था ऑडायर, और इसका अर्थ है सुनना, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस देश में चिट्ठा प्रणाली तथा अंकेक्षण को वैधानिक मान्यता दी गई। मतलब किस देश ने सबसे पहले कहा कि आपको बैलेंस शीट बनानी होगी, मतलब अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो आपको बैलेंस शीट बनानी है और साथ ही साथ ऑडिट भी करानी है। ये बात सबसे पहले किस कंट्री में आई, तो ये सबसे पहले आई सर इंग्लैंड में। तो ए ऑप्शन कह लीजिए, या तो यूके ऑप्शन मिलेगा आपको या इंग्लैंड ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। बाकी का ऑप्शन इटली, भारत, जर्मनी गलत है। यूके या इंग्लैंड ऑप्शन सही है। वहाँ से ही बैलेंस शीट सिस्टम और ऑडिट को सबसे पहले स्टैट्यूटरी रिकग्निशन या वैधानिक मान्यता, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी जरा सुन लेते हैं। ये कहता है हिंट में, लेखा व्यवसाय के क्षेत्र में वास्तविक क्रांति सर्वप्रथम सन 1844 में आई, जबकि इंग्लैंड के कंपनी विधान द्वारा कंपनियों के लिए बैलेंस शीट बनाने और उनको अंकेक्षण कराने को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। तो इसकी शुरुआत आप देख सकते हैं इंग्लैंड से हुई है, और काफ़ी पहले 1844 के अंदर ही हो गई है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप याद करने के लिए उनको लिख लेना चाहिए। जैसे इतने सारे सन घचमच हो जाते हैं, याद नहीं रहते, तो ये की पॉइंट्स हैं, आप उनको लिख लीजिए कि किस वर्ष में क्या मेन हुआ। जैसे 1844 में हमने अभी अभी कहा कि बैलेंस शीट और ऑडिट कराने का सिस्टम पहले पहले आया। उसके बाद 1880 में इन लोगों का, अंग्रेजों का एक्ट, जो चार्टेड अकाउंटेंसी एक्ट है, वो पास हुआ। और उसके बाद हमने देखा था कि भारत में 1949 के अंदर भारत का सीए एक्ट पास हुआ। तो इस तरह से आप इम्पॉर्टेंट डेट्स को लिख सकते हैं, लिख के ही याद होता है कुछ चीज़ें। तो चलिए यही बात इंग्लिश में आ गई। इसके बाद कहता है ऑडिटर कौन हो सकता है। वैसे इन जनरल कहें तो ऑडिटर कौन है जो अकाउंट्स जांच सके, तो आप कहेंगे कोई भी अकाउंट जांच सकता है, लेकिन इंडिया में सीए को माना गया है कि वो एक पेशेवर व्यक्ति है, वो एक ऐसा प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट पर्सन है जिसके अंदर एक कैपेबिलिटी है या योग्यता है कि वो खातों की बेहतर जांच कर सकता है, अंकेक्षण हो सकता है। वैसे उन्होंने ऑप्शन दिया था कि ऑडिटर कौन हो सकता है, जिसने कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रखी है, या जो लॉ का ग्रेजुएट है, या जो कंपनी सेक्रेटरी है, या जो सनदी लेखाकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही किसी कंपनी का ऑडिटर हो सकता है। इसमें मैं आपको बता दूं, कभी कभी वो बातों में घुमा के पूछेगा इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है, तो इंटरनल ऑडिटर इनमें से कोई भी हो सकता है। कंपनी का जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो कंपनी का आदमी होता है, वो सीए हो भी सकता है, वो सीए ना भी हो सकता है। अभी इस क्वेश्चन में इन्होंने क्लियर नहीं किया कि ये वैधानिक अंकेक्षक की बात कर रहे हैं या आंतरिक अंकेक्षक की बात कर रहे हैं। तो इन जनरल आंसर यही होगा कि भाई कंपनी की जो ऑडिटर है वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। पर मैंने आपको एक एडिशनल बात बताई कि अगर वो स्पेसिफिकली पूछे कि इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है, आंतरिक अंकेक्षण कौन हो सकता है, तो आंतरिक अंकेक्षक इनमें से कोई सा भी व्यक्ति हो सकता है। चलिए सर आगे और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल
अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, आरएसआर 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है, तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए, और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो गए अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं, या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है, मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं, और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लेखा परीक्षक एक डैश डैश तरह का कुत्ता होता है, एन ऑडिटर इज लाइक अ डैश डैश डॉग। आपको बुरा लगेगा, कि लग सकता है कि ऐसे कैसे कह रहे हैं कि ऑडिटर किस तरह का कुत्ता होता है, क्या ये एक पालतू कुत्ता है, क्या एक चौकसी कुत्ता है, शिकारी कुत्ता है, या प्यासा कुत्ता है। तो देखिए, एक मामला था, किंगस्टन कॉटन मिल्स का मामला था। उस मामले में कहा गया था कि एक ऑडिटर की जो हैसियत है वो एक रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह है, देखभाल करने वाले कुत्ते की तरह है, या कहें चौकस रहने वाले कुत्ते की तरह है, वो एक शिकारी कुत्ता नहीं है। तो किस तरह का कुत्ता नहीं है? तो शिकारी कुत्ता नहीं है। किस तरह का कुत्ता है? वॉच डॉग है। ये बहुत ही फेमस मामला है, मैं आपको इस मामले की हाईलाइट बताता हूँ। ये किंगस्टन कॉटन मिल्स का केस है, 1896 का केस है, इतना पुराना केस है। उसमें हुआ ये था कि एक ऑडिटर था, यानी जो अंकेशक था, जो जांच करने गया, उसने स्टॉक की जांच नहीं की। वहाँ के स्टॉक मैनेजर ने जो बताया कि भाई इतना स्टॉक है, उसने उसे मान लिया। स्टॉक मैनेजर ने ही एक रजिस्टर मेंटेन किया, उसी ने मूल्य भरे, उसी ने सर्टिफिकेट बना के सीए साहब को दे दिया, और उन्होंने उसे मान लिया। बाद में पता चला कि स्टॉक मैनेजर ने हर बार झूठी रिपोर्ट दी थी, झूठा सर्टिफिकेट दिया था, कंपनी लॉस में थी पर प्रॉफिट में ही दिखती रही, गलत तरीके से डिविडेंड बांटे गए। तो फिर सीए साहब के ऊपर इल्ज़ाम आया कि आपने ढंग से काम नहीं किया, आपकी जिम्मेदारी है। हालांकि उस मामले से सीए साहब बरी हो गए। वहाँ पे जो जजमेंट दी गई, वो जजमेंट के मैं आपको निष्कर्ष सुनाता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कुत्ते वाला पॉइंट ही है। ये 6-7 पॉइंट किंगस्टन कॉटन मिल केस से ही जज ने दिए थे, उसी में से उठाए गए हैं। पहला उन्होंने कहा, जो जजमेंट देने वाले जज थे, उन्होंने कहा था कि अंकेशकों को उचित सावधानी और चतुराई से काम करना चाहिए। मतलब उन्हें चतुराई से और बहुत ही ड्यू डिलिजेंस से काम करना चाहिए। लेकिन उचित सावधानी और चतुराई क्या है, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है, मतलब ये सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करेगा। एक और बात है, उन्होंने कहा कि अंकेशक जासूस नहीं है, ठीक है, कि वो कुछ खोद के निकाल देगा। तो अंकेशक जासूस नहीं है, वो भी उसी मामले में कहा गया था। क्या सशंकित होकर कार्य करना अंकेशक का कर्तव्य नहीं है, मतलब उसे डाउट के साथ, वो दिमाग में डाउट रख के काम करे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अंकेशक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है,
चीर-फाड़ करने वाले शिकारी कुत्ते के समान नहीं है। संदेहास्पद परिस्थितियों में अंकेशक को गहराई से जांच करना चाहिए। आप बहुत ध्यान से देखें तो एक तरह से दोनों को बातें, नसीहतें दी गई है। एक तरफ ऑडिटर को भी क्या क्या करना चाहिए ये नसीहत दी गई है, और थोड़ा थोड़ा उसे कुछ कुछ जिम्मेदारियों से मुक्त भी बताया गया है। अगर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हों, शक करने वाली स्थितियां मौजूद हों, तो अंकेशक को थोड़ा गहराई से जांच करना चाहिए। और अगर संदेहास्पद परिस्थितियां नहीं हैं और कंपनी के विश्वस्त कर्मचारी ने बुद्धिमानी और योजनाबद्ध ढंग से कपट किया है, और फिर अगर ऑडिटर उसको नहीं पकड़ पाए तो उसका वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। मतलब अगर ऑडिटर के पास शक करने की कोई वजह नहीं हो और सामने वाले ने बहुत ही डेलिबरेटली या बहुत ही चतुराई से कोई कपट किया हो, और अगर ऑडिटर उसे ट्रेस नहीं कर पाए तो उसमें ऑडिटर की गलती नहीं मानी गई। ये एक लीडिंग जजमेंट है बहुत सारे, और ये काफ़ी अंकेशकों को रिलीफ भी देता है। हालांकि नसीहत तो देता है कि उन्हें अपना काम ढंग से करना चाहिए, बट फिर भी बहुत हद तक राहत पहुंचाने वाला निर्णय है। याद रखिएगा, वो ये भी पूछ सकता है कि किंगस्टन कॉटन मिल्स केस किस वर्ष में था, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, और जब वो पूछा जाएगा तब आपको लगेगा यार ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने देखा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, वैधानिक अंकेशक द्वारा यदि आंतरिक अंकेशकों पर विश्वास कर लिया जाए तो प्रतिवेदन में अशुद्धियों के लिए कौन जिम्मेदार हो? ऑप्शंस हैं वैधानिक अंकेशक, आंतरिक अंकेशक, प्रबंधक या प्रबंध या अंश। देखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो होता है जो बाहर से आता है। मान लीजिए कंपनी है और इस कंपनी में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो समय समय पे इंटरनल ऑडिट कराई जाती है। यानी कंपनी का मैनेजमेंट ही किसी को कहता है कि आप इंटरनल ऑडिट कीजिए। ठीक है, इसने करने वाले व्यक्ति ने इंटरनल ऑडिट कर दी। उसके बाद कंपनी है तो बाहर से स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते ही है, बाहर से सीए साहब आते ही हैं। बाहर से सीए साहब आए, अब उन्हें क्या था, अपनी उचित सावधानी और चतुराई रखनी चाहिए थी। इंटरनल ऑडिटर पे एक हिसाब से भरोसा करना चाहिए था। तो मान लीजिए कि इन्होंने ब्लाइंड फेथ कर लिया, उन्होंने जैसा जैसा इंटरनल ऑडिटर ने बताया, जो कि कंपनी का ही आदमी है, उस पर उन्होंने ब्लाइंड फेथ कर लिया और उसके आधार पर रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट में ऑब्वियस मान लेते हैं कि वो रिपोर्ट फॉल्स जब पाई गई, कि मतलब जो रिपोर्ट दी और जो वास्तविक स्थिति वो मैच नहीं खाती, तो अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो शायद ये बहाना लगाएगा, सर मैं क्या करता, मेरे को तो इंटरनल ऑडिटर ने रिपोर्ट दी। तो पर ये बहाना उसका चलेगा नहीं। आपका काम था कि आपको सावधानी से काम करना चाहिए था, आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए था। अगर रिपोर्ट फॉल्स पाई जाती है या रिपोर्ट में कोई कमी पाई जाती है तो इसका जिम्मेदार वैधानिक अंकेशक माना जाएगा। ठीक है, आप इंटरनल ऑडिटर के काम से हेल्प ले सकते हैं, इससे आपके काम में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन ये आपकी लायबिलिटी को कम नहीं कर देता। इसीलिए बीइंग ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर आप एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोई इंटरनल ऑडिटर बताता है कि सर आप टेंशन मत लो, आप तो बैठो, मैंने सारा काम पहले ही कर लिया है, सारी कैलकुलेशन पहले ही कर ली है, तो आपको उसके ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना है। कुछ एग्जामिनेशन तो आपको करने ही चाहिए, कुछ क्रॉस चेक, डबल चेक को कर लेने चाहिए। आप बस मुफ्त की फ़ीस नहीं ले सकते, आपको अपना काम करना चाहिए। यूँ कह लीजिए कि चूंकि आपने फ़ीस ली है तो एंड जिम्मेदारी तो आप ही की बनेगी। चलिए, इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं? सत्यापन को, आंतरिक नियंत्रण को, अनुसंधान को या प्रमाण को? किसे हम ऑडिट का बैकबोन कहते हैं? तो वाउचिंग, बिल्कुल कस के याद कर लीजिएगा। ऑडिट में जो वाउचिंग होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मैं आपको पूरी एक बात बताता हूँ, मैं उल्टी तरह से बात शुरू करता हूँ। ऑडिटर का काम क्या है? रिपोर्ट देना। रिपोर्ट वो किस बात की देता है कि P&L सही प्रॉफिट दिखाता है या नहीं, और बैलेंस शीट सही फाइनेंशियल पोजीशन बताती है या नहीं। P&L और बैलेंस शीट को अपन फाइनल अकाउंट कहते हैं। फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं? फाइनल अकाउंट बनते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट से। आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं उनसे आपके फाइनल अकाउंट बनते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या मतलब होता है? जनरल, सब्सिडियरी बुक्स, लेजर वगैरह। अब आप बात यहाँ से, कोई ट्रांजैक्शन जो जनरल में लिखा हुआ है, मान लीजिए जनरल में लिखा हुआ है कि 50,000 का सेल हुआ, तो 50,000 का कोई सेल हुआ तो उसका कोई बिल भी होगा। उस बिल की जो जांच होती है ना, उसको बोलते हैं वाउचिंग। यानी जो भी आपका प्राइमरी बुक्स में लिखा हुआ है, जो भी आपकी प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखा हुआ है, जिससे ये सब कहानी शुरू होती है, ठीक है, तो प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में जो भी लिखा हुआ है वो किसी कहें साक्ष्य से समर्थित होना चाहिए। वर्ड हो गया, उसका कोई एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, और उस एविडेंस, वो एविडेंस है या नहीं, वो एविडेंस प्रॉपर है या नहीं, इसी की जांच को हम कहते हैं प्रमाणन या वाउचिंग। एक तरह से आप कह सकते हो कि ऑडिट रूपी जो इमारत है
की जो नींव है, उसकी जो फाउंडेशन है, वो है वाउचिंग। इसके लिए बहुत सारे वर्ड हैं। अंकेक्षण रीढ़ की हड्डी है, ये मूल तत्व है, ये मूल आधार है, ये अंकेक्षण की आत्मा है। ये सारे वर्ड याद रखने हैं आपको। तो वाउचिंग के ऊपर जब पूरा चैप्टर आएगा तो अपन और डिटेल से बात करेंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जो बुक्स में लिखा हुआ है उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसकी जो जांच होती है, जो कि मस्ट होती है। मतलब अगर कोई भी आपके पास वाउचर है तो ही एंट्री बुक्स में हो सकती है, या यूँ कह लीजिए कि बुक में अगर एंट्री है तो उसका सपोर्टिंग वाउचर होना ही चाहिए। उसी को जांचना वाउचिंग कहलाता है। ठीक है, तो आंसर रहा। अब आप यही बात पूरी की पूरी लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भी देख लीजिए, एक जगह लिखा है कि लेखा पुस्तकों की जांच करना अथवा प्रमाणन ही समस्त अंकेक्षण प्रक्रिया की आधारभूत नींव है। उसके सुदृढ़ होने पर ही शुद्ध और सत्य रिपोर्ट दी जा सकती है। प्रमाणन इतना ज़रूरी है कि इसे अंकेक्षण का मूल तत्व कहा गया है, अंकेक्षण का प्रमुख अंग कहा गया है, अंकेक्षण का मूल आधार कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाउचिंग के इम्पोर्टेंस को बताने वाला कौन सा केस है। तो आर्मिटेज बनाम ब्रेवर एंड नॉट, ये जो मामला है ये वाउचिंग की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। और इससे इतना इम्पोर्टेंस कि जैसे जिस तरह आदमी की रीढ़ की हड्डी होती है जिसके भरोसे उसका शरीर सही खड़ा हो पाता है, अदरवाइज तो वो खड़ा भी नहीं हो पाए, काम करना तो भूल जाइए। या अंकेक्षण की जो आत्मा है उसे कहा गया है। अगला है अंकेक्षण डैश डैश के बाद की प्रक्रिया है। पुस्तपालन के बाद की, लेखांकन की, प्रस्तुतिकरण की, अनुसंधान की। तो ये वन ऑफ द ईजिएस्ट और मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है। मैं लगभग हर वीडियो में इसको शामिल करता हूँ अगर ऑडिट का वीडियो है तो। सबसे पहले आपका बुक कीपिंग का चरण होता है। बुक कीपिंग के बाद आपका अकाउंटिंग का चरण होता है। अकाउंटिंग के बाद आपका ऑडिट का चरण होता है। और ऑडिट से बात नहीं बनती तो इन्वेस्टिगेशन का चरण होता है। अब ये आप इसको कस के याद कर लीजिए। कहीं मतलब जब कहते हैं ना कुछ लोग नोट्स बनाने चाहिए, तो बहुत सिंपल में आप ये नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अब इससे आपके 6 MCQ निकल सकते हैं। वो पूछ सकता है कि अकाउंटिंग से पहले की क्रिया क्या है, तो वो है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग के बाद की क्रिया क्या है, तो वो है। तो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे अभी राइट नाउ पूछा है कि ऑडिट किसके बाद की प्रक्रिया है, तो ऑडिट अकाउंटिंग के बाद की प्रक्रिया है, ऑडिटिंग से पूर्व, इन्वेस्टिगेशन से पूर्व की प्रक्रिया है। ऑडिटिंग इज द प्रोसेस आफ्टर अकाउंटिंग, तो बी। ठीक है, सबसे प्राइमरी स्टेज पे पहले बुक कीपिंग होती है जो कि प्रैक्टिकल पार्ट है। उसके बाद कुछ बहुत ही एनालिटिकल पार्ट या थ्योरेटिकल पार्ट आता है, वो अकाउंटिंग पार्ट होता है। और उसके बाद ऑडिट आया करता है। ठीक है सर, समझ में आया होगा। उसके बाद वैसा ही एक क्वेश्चन उसी सीरीज से उठाया हुआ, और एक बार मैं फिर आपको बोल करूँगा। सबसे पहले बुक कीपिंग होता है, बुक कीपिंग के बाद अकाउंट्स होता है, अकाउंट्स के बाद ऑडिट होता है, और ऑडिट के बाद एट लास्ट अगर रिक्वायरमेंट होती है तो इन्वेस्टिगेशन होता है कुछ स्पेशल केसेस में। तो अब के बारे में पूछा कि अनुसंधान डैश डैश के बाद की प्रक्रिया है, तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑडिट के बाद की प्रक्रिया है। आपके बाद आंसर आपका डी रहेगा। दिस इज़ द प्रोसेस ऑडिटिंग। होप वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। जो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते, अभी एग्ज़ाम डेट आ गया है, सितंबर 23 में एग्ज़ाम है, तो 4 महीने अपन लगातार साथ रहेंगे। पूरी तैयारी में साथ रहूँगा मैं आपके। चलिए सर, मिलते हैं।